भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी में हम अक्सर अहिंसक आंदोलनों की ही बात करते हैं। लेकिन इसका एक और पहलू भी था। क्रांतिकारी गतिविधियां। जी हाँ। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ भारतीय युवाओं को लगा कि शायद सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों से आज़ादी मिलना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। उन्हें लगा कि कुछ और करना पड़ेगा। हाँ, तो पहला सवाल यही उठता है कि ये क्रांतिकारी गतिविधियां ये उग्र राष्ट्रवाद का रास्ता आखिर पनपा कैसे? इसकी जड़ें थी बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे इलाकों में। हाँ, ये वो क्षेत्र थे जो राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्रिय थे, है ना? जी। खास तौर पर 1905 के बंग भंग के बाद और स्वदेशी आंदोलन के दौर में ये चीजें ज्यादा उभर कर सामने आई। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे ठोस कारण थे। आप बताएंगी क्या कारण थे? हाँ बिल्कुल। इन स्रोतों से कई वजह साफ दिखती हैं। एक तो था अंग्रेजों का आर्थिक शोषण। मतलब आम भारतीय बहुत परेशान था उससे। हम्म। फिर आया 1905 में बंगाल का विभाजन। उसने तो जैसे आठ में घी का काम किया। राष्ट्रवाद की भावना बहुत भड़क गई। और युवाओं में तो जोश वैसे ही ज्यादा होता है। बिल्कुल। उनमें जोश था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस का जो नरमपंथी नेतृत्व है और यहाँ तक कि गर्मपंथी भी, वो उनकी ऊर्जा को सही दिशा नहीं दे पा रहे या शायद देना नहीं चाहते थे। अच्छा, नेतृत्व से एक तरह की निराशा थी। हाँ, कह सकते हैं निराशा थी। और जब स्वदेशी आंदोलन का जोर थोड़ा कम हुआ तो ये युवा पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगा कि नेतृत्व उनकी क्रांतिकारी भावना का इस्तेमाल करने में नाकाम रहा है। हम्म। और ऊपर से सरकार का दमन भी बढ़ता जा रहा था। शांतिपूर्ण विरोध के रास्ते जैसे बंद होते जा रहे थे। तो ऐसे में फिर युवाओं को लगा कि अब सीधी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी हाँ, कुछ युवाओं को यही रास्ता दिखा कि आजादी छीननी पड़ेगी। अंग्रेजों को शारीरिक रूप से देश से बाहर निकालना होगा। यही एकमात्र तरीका लगा उन्हें। और प्रेरणा की बात करें तो क्या ये सब सिर्फ भारत के अंदरूनी हालात का ही नतीजा था या बाहर से भी कुछ असर था? नहीं, सिर्फ अंदरूनी हालात नहीं थे। स्रोत साफ बताते हैं कि रूसी शून्यवादी, जिन्हें निहिलिस्ट कहते हैं, हाँ, निहिलिस्ट। उनका मानना था कि मौजूदा व्यवस्था को खत्म करने के लिए हिंसा जरूरी है। उनके विचारों का असर था। और आयरिश राष्ट्रवादियों के तरीकों ने भी इन युवाओं को प्रभावित किया। अच्छा, तो क्रांति, वीरता, बलिदान, बदला लेना, ये सब विचारों ने आकर्षित कर रहे थे। बिल्कुल। खासकर अलोकप्रिय अंग्रेज अधिकारियों से बदला लेना, शासकों में डर पैदा करना और फिर लोगों को प्रेरित करना कि वो बलपूर्वक अंग्रेजों को निकाल बाहर करें। ठीक है, तो उन्होंने तय कर लिया कि अब सीधी कार्रवाई करनी है। लेकिन उनका असल प्रोग्राम क्या था? क्या कोई बड़ी देशव्यापी हिंसक क्रांति की योजना थी या कोई फौजी बगावत? देखिए, दस्तावेजों से यही पता चलता है कि इन बड़े विकल्पों पर सोचा तो गया था, लेकिन शायद इन्हें उस वक्त व्यवहारिक नहीं माना गया। उतना संगठन नहीं था या संसाधन नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत वीरता वाले कामों पर ज्यादा जोर दिया। व्यक्तिगत वीरता जैसे कि? जैसे ऐसे अंग्रेज अफसरों को निशाना बनाना जो जनता में बहुत अलोकप्रिय थे, या फिर अपने ही साथियों में से जो मुखबिर या गद्दार निकले, उन्हें सजा देना। अच्छा। इसके अलावा इन क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए पैसों की भी तो जरूरत थी। हाँ, वो तो है। तो उसके लिए उन्होंने स्वदेशी डकैतियां डाली। सरकारी खजाना लूटना या अंग्रेजों से जुड़े जो धनी लोग थे उन्हें लूटना। और साथ ही एक और कोशिश थी, जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने सोचा कि ब्रिटेन के जो दुश्मन हैं, जैसे जर्मनी, उनसे हथियार और मदद ली जाए। इस दिशा में भी कोशिशें हुई। तो उनका मुख्य मकसद अगर हम समझे तो वो सिर्फ हत्या या डकैती नहीं था, बल्कि नहीं, मुख्य मकसद था शासकों के मन में खौफ पैदा करना, आम लोगों को जगाना, उनके मन से अंग्रेजों की ताकत का जो डर बैठा हुआ था उसे निकालना। अच्छा। वो देशभक्ति की अपील करके खासकर जो पढ़े लिखे आदर्शवादी युवा थे उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि आखिरकार अंग्रेजों को बाहर निकाला जा सके। ये उनका अंतिम लक्ष्य था। यहाँ एक दिलचस्प बात और सामने आती है। स्रोत ये भी बताते हैं कि जो गर्मपंथी नेता थे कांग्रेस के, वो भी इन क्रांतिकारियों का पूरी तरह से वैचारिक मुकाबला नहीं कर पाए। हाँ, ये बात है। ऐसा लगता है कि वो शायद जन आंदोलन पर आधारित क्रांति और ये जो व्यक्तिगत हमलों वाली क्रांति थी, इसके बीच के फर्क को ठीक से समझ या समझा नहीं पाए। सही कह रहे हैं। इसी वजह से शायद व्यक्तिगत हिंसक कार्रवाइयों को और पनपने का मौका मिल गया।
एक वैचारिक स्पष्टता की कमी रही। चलिए अब कुछ ठोस उदाहरणों पर नजर डालते हैं, इससे बातें और साफ होंगी। महाराष्ट्र से शुरू करें, वहां क्या हो रहा था? हाँ, महाराष्ट्र तो शुरुआती केंद्रों में से एक था। आपको याद होगा 1897 में पूना में चापेकर बंधुओं ने हाँ, रैंड हत्याकांड। जी प्लेग कमिश्नर रैंड को मारने की कोशिश की थी। हालांकि गलती से लेफ्टिनेंट आयर्स मारे गए। बाद में चापेकर बंधुओं को फांसी हुई। और तिलक जी पर भी तो मुकदमा चला था इसी सिलसिले में। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने लेखों के जरिए हिंसा भड़काई। उन्हें जेल भी हुई। और इनसे भी पहले 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी किसानों का एक दल बनाया था। हाँ, सशस्त्र विद्रोह की कोशिश। जी, सशस्त्र विद्रोह की कोशिश की थी। तो ये कह सकते हैं कि ये शुरुआती चिंगारियां थी महाराष्ट्र में। और बंगाल के बारे में तो कहा जाता है कि वो क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ बन गया था। बिल्कुल, बंगाल में ये गतिविधियां कहीं ज्यादा संगठित थीं और ज्यादा फैली हुई थीं। 1902 के आसपास ही मिदनापुर और कलकत्ता में क्रांतिकारी समूह बनने लगे थे। कौन लोग थे इनमें शामिल? जैसे जतेंद्रनाथ बनर्जी थे, बारेंद्र कुमार घोष थे, ये सब लोग जुड़े थे। और अनुशीलन समिति का नाम तो बहुत मशहूर है। हाँ, अनुशीलन समिति। वो शायद सबसे प्रसिद्ध और सबसे लंबे समय तक चलने वाली गुप्त संस्था थी। उसका मुख्यालय कलकत्ता में था। और स्रोत ये भी बताते हैं कि बंगाल के क्रांतिकारियों में एक तरह का धार्मिक पुट ज्यादा था, आदर्शवाद, भावुकता। हाँ, ये खास बात थी बंगाल के संदर्भ में। वहाँ क्रांतिकारियों में एक मजबूत धार्मिक पूर्वाग्रह, एक तरह का स्वच्छंदतावाद और भावुकता दिखती है। उनका मानना था कि लोगों को सिर्फ राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाना होगा। माँ काली या भवानी की पूजा का भी जिक्र आता है। अच्छा, और 1908 की मुजफ्फरपुर वाली घटना, वो तो काफी चर्चित हुई थी। हाँ, वो बहुत दुखद घटना थी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने जज किंग्सफोर्ड को मारने के इरादे से, हाँ, उनकी बग्गी समझकर। जी, उनकी बग्गी समझकर गलती से कैनेडी परिवार की बग्गी पर बम फेंक दिया। उसमें 2 ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई। ये वही व्यक्तिगत वीरता वाले रास्ते का एक उदाहरण था, लेकिन इसका नतीजा बहुत दुखद रहा। प्रफुल्ल चाकी ने तो पकड़े जाने से पहले खुद को गोली मार ली। और खुदीराम बोस को? खुदीराम बोस पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दे दी गई। बहुत कम उम्र के थे वो। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी और अंग्रेज सरकार और ज्यादा सतर्क हो गई थी। अब पंजाब की तरफ देखते हैं, वहां क्या स्थिति थी? बंगाल और महाराष्ट्र के अलावा पंजाब भी एक अहम केंद्र था। जी हाँ, पंजाब भी पीछे नहीं था। वहां भी लाला हरदयाल, अमीर चंद, रास बिहारी बोस जैसे कई नेता सक्रिय थे। पंजाब में कारण क्या थे? क्या बंगाल जैसे ही थे या कुछ अलग थे? देखिए, स्रोत बताते हैं कि पंजाब में कुछ स्थानीय कारण भी थे। जैसे वहां लगातार अकाल पड़ रहे थे, जमीन से जुड़े मुद्दे थे, लगान बढ़ा दिया गया था, सिंचाई कर बढ़ा दिए गए थे। जमींदारों की बिगार प्रथा भी थी। बिगार मतलब बिना पैसे के काम कराना? हाँ, जबरदस्ती काम कराना। तो इन सब चीजों से किसानों में बहुत गुस्सा था। और साथ ही बंगाल में जो कुछ हो रहा था उसका असर भी पंजाब के युवाओं पर पड़ रहा था। वहाँ कौन से संगठन सक्रिय थे? स्रोत में कीर्ति किसान पार्टी और नौजवान भारत सभा जैसे संगठनों का जिक्र है। ये संगठन किसानों और युवाओं को लामबंद करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का दौरा आया। हाँ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चरण था। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन (HRA) को एक नया रूप दिया। उसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन (HSRA) बनाया। ये सोशलिस्ट शब्द जोड़ना अहम था, है ना? बहुत अहम। ये उनकी विचारधारा में एक बड़े बदलाव का संकेत था। अब उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि आजादी के बाद एक समाजवादी व्यवस्था कायम करना भी था। और उनकी गतिविधियां जैसे काकोरी कांड, असेंबली बॉम्ब कांड। जी, काकोरी में ट्रेन डकैती की गई थी पार्टी के लिए पैसा जुटाने के लिए। फिर दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया, जिसका मकसद किसी को मारना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना था, जैसा उन्होंने कहा। इन्हीं सब गतिविधियों के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए। पंजाब तो वाकई ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। तो हम देख सकते हैं कि अलग-अलग क्षेत्रों में थोड़ी भिन्नता थी। बंगाल में धार्मिक भावनात्मक अपील ज्यादा थी, पंजाब में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ा। हाँ, लेकिन मूल सूत्र वही था। सीधी कार्रवाई से ब्रिटिश राज को हिलाना, उनके मन में डर पैदा करना और खासकर युवाओं को प्रेरणा देना।
ये तो हुई भारत के अंदर की बातें, लेकिन जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, ये क्रांतिकारी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहे, विदेशों में भी सक्रिय थे। जी हाँ, ऐसा क्यों? उन्हें विदेश जाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके कई कारण थे जो इन दस्तावेजों में मिलते हैं। एक तो जैसा हमने कहा, भारत में दमन बहुत बढ़ गया था, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश में कुछ लोग विदेश चले गए। अच्छा। दूसरे, विदेशों में खासकर लंदन, पेरिस, बर्लिन या अमेरिका में प्रेस पर उतनी पाबंदी नहीं थी जितनी भारत में थी, तो वहां से वो खुलकर क्रांतिकारी साहित्य छाप सकते थे, अखबार निकाल सकते थे और भारत भेज सकते थे। और तीसरा कारण शायद हथियारों की तलाश। हाँ बिल्कुल, उन्हें उम्मीद थी कि विदेशों से, खासकर ब्रिटेन के दुश्मन देशों से हथियार मिल सकते हैं। ये 3 मुख्य कारण थे विदेश जाने के। तो कुछ प्रमुख उदाहरण बता सकती हैं आप विदेशों की गतिविधियों के? जरूर। सबसे पहला और अहम नाम आता है श्यामजी कृष्ण वर्मा का। वो काठियावाड़ के थे, रैंड की हत्या के बाद लंदन चले गए। हाँ, उन्होंने इंडिया हाउस शुरू किया था। जी, 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की, जो भारतीय छात्रों के लिए एक मीटिंग पॉइंट बन गया। एक तरह से क्रांतिकारी विचारों का अड्डा बन गया था। वो भारत से कट्टरपंथी विचारों वाले युवाओं को लाने के लिए स्कॉलरशिप भी देते थे। और वो एक पत्रिका भी निकालते थे। हाँ, द इंडियन सोशलॉजिस्ट नाम की पत्रिका निकालते थे, जिसमें काफी उग्र विचार छपते थे। इसी इंडिया हाउस से जुड़े थे वीडी सावरकर। सावरकर भी लंदन में थे? हाँ, 1906 में लंदन गए और इंडिया हाउस की गतिविधियों में शामिल हो गए। वहां उन्होंने अभिनव भारत जैसी गुप्त समितियां भी बनाई। और इसी इंडिया हाउस से जुड़े एक और युवक थे मदन लाल ढींगरा। ढींगरा ने क्या किया था? मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में ही सर विलियम कर्जन वाइली नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कर्जन वाइली भारत के राज्य सचिव का एडीसी था। इस घटना से ब्रिटेन में खलबली मच गई थी। और अमेरिका में गदर पार्टी, उसका भी बहुत जिक्र आता है। वैसे भारतीयों ने, जिनमें ज्यादातर सिख थे, इसे बनाया। लाला हरदयाल इसके प्रमुख विचारक और नेता थे। वो गदर नाम का अखबार भी निकालते थे। जी, साप्ताहिक अखबार निकालते थे द गदर नाम से, जो कई भाषाओं में छपता था, गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती, हिंदी में भी। उसका मकसद ही था भारत में क्रांति के लिए लोगों को तैयार करना। उनका नारा ही था, अंग्रेजी राज का दुश्मन। लाला हरदयाल को तो शायद अमेरिका छोड़ना पड़ा था। हाँ, उनपे ब्रिटिश विरोधी प्रचार करने का आरोप लगा और उन्हें अमेरिका छोड़ने का आदेश दिया गया। वो फिर जर्मनी चले गए। एक और घटना का जिक्र आता है, कोमागाटामारू जहाज वाली घटना। वो क्या थी? हाँ, 1914 की वो घटना बहुत अहम है। एक जापानी जहाज था कोमागाटामारू। उस पर बहुत से भारतीय, ज्यादातर सिख, कनाडा जाने की कोशिश कर रहे थे। अब प्रवास के लिए करने नहीं दिया गया। अच्छा। कई महीनों तक वो जहाज वहीं खड़ा रहा और आखिरकार उसे जबरदस्ती कलकत्ता वापस भेज दिया गया। जब जहाज कलकत्ता के पास बजबज घाट पर पहुंचा तो वहां यात्रियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। उसमें लोग मारे भी गए थे? हाँ, पुलिस की गोलीबारी में कई यात्री मारे गए। इस पूरी घटना ने विदेश में बसे भारतीयों, खासकर गदर पार्टी के सदस्यों में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भर दिया। उन्हें लगा कि ब्रिटिश नागरिक होने का भी कोई फायदा नहीं, उनके साथ इतना बुरा सलूक हुआ। और सिंगापुर विद्रोह का भी जिक्र है? जी, वो भी पहले विश्व युद्ध के दौरान 1915 में हुआ था। सिंगापुर में तैनात एक भारतीय रेजिमेंट थी, 5th लाइट इन्फेंट्री। उसके करीब आधे सिपाही, जो ज्यादातर मुस्लिम थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अच्छा। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। हाँ, हालांकि इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन ये दिखाता है कि असंतोष सिर्फ आम जनता में ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश भारतीय सेना के अंदर भी था, और गदर पार्टी का भी इसमें हाथ माना जाता है। तो ये सब दिखाता है कि आजादी की लड़ाई की गूंज वाकई सरहदों के पार भी पहुंच रही थी। बिल्कुल, भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह क्रांतिकारी सक्रिय थे। जाहिर सी बात है, ब्रिटिश सरकार ये सब चुपचाप तो देख नहीं रही होगी। उन्होंने इन गतिविधियों को रोकने के लिए, इन्हें कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? उन्होंने पूरी ताकत से दमन का रास्ता अपनाया, जैसा कि इन स्रोतों में साफ दर्ज है। सरकार ने एक के बाद एक कई सख्त कानून पास किए। कुछ उदाहरण देंगे? जी, जैसे 1907 में आया राजद्रोही बैठक रोकथाम अधिनियम, मतलब आप सरकार के खिलाफ सभा नहीं कर सकते। फिर 1908 में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम आया। अच्छा। उसी साल भारतीय दंड विधि संशोधन अधिनियम आया, जिससे मुकदमे जल्दी चलाए जा सके। फिर अखबारों पर नकेल कसने के लिए 1908 में समाचार पत्र अपराधों के लिए उत्तेजना अधिनियम और 1910 में ज्यादा सख्त प्रेस अधिनियम लाया गया।
मतलब हर तरफ से घेराबंदी। हाँ, और जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो 1915 में भारत रक्षा नियम यानी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स लागू किए गए। ये तो बहुत ही कठोर थे। इनके तहत सरकार को शक के आधार पर ही किसी को भी गिरफ्तार करने, बिना मुकदमा चलाए नजरबंद रखने के असीमित अधिकार मिल गए थे। तो दमन बहुत भयानक था। जी, बहुत भयानक। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, लंबे लंबे मुकदमे चले, कई लोगों को फांसी दी गई, बहुतों को काला पानी यानी अंडमान भेज दिया गया। तो फिर सवाल उठता है कि ये क्रांतिकारी लहर आखिर धीमी क्यों पड़ गई? इतना जोश था, इतनी कुर्बानियां दी गईं, फिर भी ये आंदोलन खासकर पहले विश्व युद्ध के बाद और 1930 के दशक तक आते आते लगभग खत्म सा क्यों हो गया? हाँ, ये एक अहम सवाल है और इसके कोई एक कारण नहीं थे। कई मिले जुले कारण थे जो इन दस्तावेजों से सामने आते हैं। क्या थे वो कारण? एक तो जैसा हमने पहले भी बात की, इनके पास कोई एक मजबूत केंद्रीय अखिल भारतीय संगठन नहीं था। हाँ, संगठन की कमी। जी, जो सारी गतिविधियों को एक साथ जोड़कर रख सके, उनमें तालमेल बना सके। ये ज्यादातर क्षेत्रीय स्तर पर या छोटे छोटे गुप्त समूहों में काम कर रहे थे, जिनमें आपसी संपर्क भी कई बार कमजोर होता था। और जनाधार का क्या? क्या आम लोग इनके साथ जुड़े थे? ये दूसरा बड़ा कारण था। इनका जनाधार बहुत सीमित था। ये मुख्य रूप से शहरों के पढ़े लिखे मध्यवर्गीय युवाओं को ही आकर्षित कर पाए। गांव के आम लोगों, किसानों, मजदूरों को ये बड़े पैमाने पर अपने साथ नहीं जोड़ सके। क्यों नहीं जोड़ पाए? शायद इसलिए कि वे व्यक्तिगत बहादुरी और बलिदान पर ज्यादा भरोसा करते थे। जनता को धीरे धीरे संगठित करने, उन्हें जागरूक बनाने के लंबे और मुश्किल काम पर उनका ध्यान कम था। और सरकारी दमन का कितना असर पड़ा? सरकारी दमन का तो बहुत बड़ा असर पड़ा। वो तो था ही। लगातार गिरफ्तारियां, मुकदमे, सजाएं, इन्होंने क्रांतिकारियों की कमर तोड़ दी। कई बड़े नेता या तो मारे गए या पकड़े गए या उन्हें देश छोड़ना पड़ा। इसके अलावा क्या राजनीतिक माहौल में भी कोई बदलाव आया था? हाँ, बिल्कुल। पहले विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक माहौल बदला। एक तो युद्ध के बाद जो कैदी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत पकड़े गए थे, उनमें से बहुतों को रिहा किया गया। अच्छा। फिर 1917 में मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई, जिसमें भारत में धीरे धीरे जिम्मेदार सरकार यानी स्वशासन देने का वादा किया गया था। फिर 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिससे कुछ सुधार हुए, भले ही वो नाकाफी थे। तो इन कदमों से कुछ लोगों में उम्मीद जगी होगी। हाँ, इन कदमों ने एक तरह का सुलह का माहौल बनाने की कोशिश की। कुछ लोगों को लगा कि शायद शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों से भी कुछ हासिल हो सकता है। इससे क्रांतिकारी रास्ते का आकर्षण थोड़ा कम हुआ। और जो बाहरी मदद की उम्मीदें थी, उनका क्या हुआ? जर्मनी से मदद की बात थी। हाँ, वो उम्मीदें भी पूरी नहीं हुई। जर्मनी ने हथियार और पैसा देने के जो वादे किए थे, वो पूरी तरह निभाए नहीं। और फिर जब विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हो गया, तो जर्मनी की मदद करने की क्षमता वैसे ही बहुत कम हो गई। तो बाहरी सहायता का स्रोत भी सूख गया। और शायद सबसे बड़ा कारण या सबसे बड़ा बदलाव था गांधी जी का राष्ट्रीय पटल पर आना। बिल्कुल। ये शायद सबसे निर्णायक कारण था। महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में आगमन और उनके अहिंसक असहयोग के कार्यक्रम ने एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। एक ऐसा रास्ता जिसमें आम जनता भी शामिल हो सकती थी। जी हाँ, ये एक जन आधारित आंदोलन का विकल्प था। सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा, ये ऐसे तरीके थे जिनमें लाखों लोग बिना हथियार उठाए अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे सकते थे। इसने लोगों को बहुत आकर्षित किया। और कांग्रेस के बड़े नेता तो वैसे भी इन हिंसक तरीकों के आलोचक थे। हाँ, कांग्रेस का मुख्य नेतृत्व और उच्च मध्यम वर्ग हमेशा से इन क्रांतिकारी तरीकों के पक्ष में नहीं था। गांधी जी के आने से उन्हें एक ज्यादा स्वीकार्य और शायद ज्यादा प्रभावी विकल्प मिल गया। इसने युवाओं को भी एक नई दिशा दी। और फिर बड़े नेताओं का अंत भी शायद एक कारण रहा, जैसे चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु। हाँ, वो भी है। चंद्रशेखर आजाद 1931 में शहीद हो गए। बंगाल में सूर्य सेन को 1934 में फांसी दे दी गई। इन बड़े नेताओं के अंत से भी उन खास इलाकों में आतंकवादी गतिविधि लगभग समाप्त हो गई। और जो क्रांतिकारी जेलों में थे। हाँ, दस्तावेज ये भी इशारा करते हैं कि जो क्रांतिकारी सालों से जेलों में बंद थे, अंडमान में थे, उनमें से कई ने अपने तरीकों और विचारधारा पर पुनर्विचार शुरू किया। अच्छा, किस तरह का पुनर्विचार? कई लोग मार्क्सवाद और समाजवाद की ओर आकर्षित हुए। उन्हें लगा कि सिर्फ अंग्रेजों को भगाना काफी नहीं है, बल्कि समाज की आर्थिक संरचना को बदलना भी जरूरी है।
तो 1930 के दशक के बाद कई पूर्व क्रांतिकारी कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट आंदोलनों में शामिल हो गए। तो हमने देखा कि कैसे राष्ट्रवाद और हताशा के माहौल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई, जी, कैसे उन्होंने भारत और विदेशों में कई साहसी और अक्सर हिंसक कार्यवाहियों को अंजाम दिया, जी, फिर कैसे सरकार ने उन्हें बेरहमी से कुचला, और कैसे आखिरकार अंदरूनी कमजोरियों, सरकारी दमन, बदलते राजनीतिक माहौल और सबसे बढ़कर गांधी जी के नेतृत्व में एक नए तरह के जन आंदोलन के उभरने से ये दौर धीरे धीरे खत्म हो गया। बिल्कुल। अगर हम इसका एक सार निकालने की कोशिश करें तो ये बात सच है कि क्रांतिकारी अपने उस समय के घोषित लक्ष्य में यानी सशस्त्र विद्रोह से तुरंत आजादी हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। हाँ, वो लक्ष्य तो पूरा नहीं हुआ। बलिदानों से उन्होंने देशभक्ति की भावना को बहुत मजबूत किया, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी। और क्या उनकी कार्रवाइयों ने बाद के आंदोलनों को भी प्रभावित किया, जैसे कांग्रेस की रणनीतियों को? हाँ, कहीं ना कहीं जरूर किया। शायद कांग्रेस को भी एहसास हुआ कि युवाओं के जोश और ऊर्जा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उन्हें साथ लेकर चलना होगा, उन्हें रचनात्मक दिशा देनी होगी। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है। भले ही क्रांतिकारी हिंसा का ये दौर एक तरह से समाप्त हो गया, लेकिन क्या वो जज्बा, वो बलिदान की भावना, वो अंग्रेजी राज को किसी भी कीमत पर उखाड़ फेंकने की तीव्र इच्छा, क्या वो स्वतंत्रता संग्राम के बाद के अहिंसक चरणों को भी अंदर ही अंदर प्रभावित करती रही? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। शायद हाँ, शायद उस जज्बे ने अहिंसक आंदोलनों को भी एक तरह की दृढ़ता दी हो। या फिर एक और पहलू है, क्रांतिकारियों का व्यक्तिगत वीरता पर ज्यादा जोर देना और दूसरी तरफ जन संगठन की जरूरत जो गांधी जी ने समझी। ये हमें बड़े पैमाने पर सफल राजनीतिक बदलाव लाने के लिए जरूरी तत्वों के बारे में क्या सिखाता है? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण सबक है। शायद ये बताता है कि स्थायी और व्यापक बदलाव के लिए व्यक्तिगत साहस के साथ साथ आम जनता को संगठित करना, उन्हें साथ लेकर चलना कितना जरूरी है। सिर्फ कुछ लोगों के बलिदान से शायद व्यवस्था नहीं बदलती। बिल्कुल। तो ये कुछ सवाल हैं जिन पर हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। इस दौर को सिर्फ सफल या असफल के खांचे में बांधने के बजाय इसके गहरे असर और इससे मिलने वाले सबक पर विचार करना ज्यादा जरूरी है। सही कहा।